गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने VSEPR थ्योरी का नियम नंबर 1 पढ़ा था और आज के इस वीडियो में मैं आपको नियम नंबर 2 और 3 के बारे में बताऊंगा। तो VSEPR थ्योरी का जो नियम नंबर 2 है और जो नियम नंबर 3 है वो आपको विद्युत ऋणता से रिलेटेड है और एक जो है वो पाई बंद से रिलेटेड है। अपन को इसकी पहले जानकारी है कि पाई बंद संकरण में भाग नहीं लेते हैं, उसके बारे में नियम 3 बताता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नियम नंबर 2 को। तो नियम नंबर 2 जो है ये कहता है कि जैसे जैसे बंधी परमाणुओं की विद्युत ऋणता बढ़ती है वैसे वैसे बंद युग्मों में प्रतिकर्षण कम होता जाता है और इससे बंद कोण में कमी हो जाती है। इसी को हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता कम करने पर बंद कोणों में वृद्धि हो जाती है। तो अब आप ये देखिए, पहला वाला जो स्टेटमेंट था उसमें हमने विद्युत ऋणता को बढ़ाया तो बंद कोण कम हो गया, और दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है उसमें विद्युत ऋणता को कम किया तो बंद कोण बढ़ गया। दोनों एक दूसरे के में अपने चेंज करके उसको बताया है। लेकिन हम सबसे पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि जैसे जैसे बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता बढ़ती है वैसे ही बंद युग्मों में प्रतिकर्षण कम हो जाता है और बंद कोण का मान भी कम हो जाता है। इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बंधित परमाणु क्या होता है और केंद्रीय परमाणु क्या होता है। ये जो डायग्राम मैंने बता रखा है H2O वाला, इस H2O के अंदर आप देख रहे हैं कि O जो है वो तो है केंद्रीय परमाणु और H जो है वो बंधित परमाणु है। अब हमारा जो ये नियम नंबर 2 है वो ये कहता है कि जैसे जैसे बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता बढ़ती है, अब हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता बहुत कम है। अब हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम है, अब अगर हम इस विद्युत ऋणता को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं हेलोजन से। हाइड्रोजन को अगर हमने रिप्लेस किया हेलोजन से, जैसे ब्रोमीन लगा दिया, ब्रोमीन के बाद में क्लोरीन लगा दिया और क्लोरीन के बाद में फ्लोरीन लगा दिया, तो ब्रोमीन की विद्युत ऋणता कम है, उससे ज़्यादा क्लोरीन की विद्युत ऋणता होती है और सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता होती है फ्लोरीन की। तो जब हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन और ब्रोमीन से, तो क्या होगा, विद्युत ऋणता बढ़ गई। विद्युत ऋणता बढ़ जाने से वो क्या करेगा कि चूंकि H2O के अंदर ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक थी तो ऑक्सीजन ने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले गए तो बंद युग्म पास पास आ गए। पास पास आने से प्रतिकर्षण बढ़ा, प्रतिकर्षण बढ़ने से बॉन्ड एंगल 104 का है। लेकिन जैसे ही हम इसको रिप्लेस करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं ब्रोमाइड क्लोराइड से, तो क्या होगा, ब्रोमीन की और क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होने से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ब्रोमीन और क्लोरीन की तरफ आएंगे। जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से दूर जाके कहाँ आ जाएंगे, ब्रोमीन और क्लोरीन के पास में आएंगे, तो उनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी। जब बंद युग्मों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो प्रतिकर्षण कम होता है, और जब प्रतिकर्षण कम हो जाएगा तो बंद कोण जो है वो भी कम हो जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या है नियम 2 का, कि जैसे जैसे बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता बढ़ती है वैसे वैसे बंद युग्मों के बीच में प्रतिकर्षण कम होता है और इस प्रतिकर्षण के कम होने से बंद कोण जो है वो कम हो जाता है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल उल्टा है, कि अगर आप केंद्रीय परमाणु जो है उसकी विद्युत ऋणता को बढ़ाते जाते हो तो भी बंद कोण का मान बढ़ता है। एक स्टेटमेंट ये भी है इसके अंदर कि आप केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता को बढ़ा दो, जब केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ जाएगी तो बंद कोण जो है केंद्रीय परमाणु की तरफ, बंदी युग्म जो है वो केंद्रीय परमाणु की तरफ चले जाएंगे और वो पास पास हो जाएंगे। पास पास होने से प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो उससे बंद कोण बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, मतलब केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ाओगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। जबकि पहला वाला जो स्टेटमेंट था उसमें ये था कि बॉन्ड एंगल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम्स। तो जो बंदी परमाणु है, बंदी परमाणुओं की विद्युत ऋणता जो है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड। जैसे जैसे बंदी परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ती है तो बॉन्ड एंगल कम होता है, तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। तो ये नियम आप एक बार समझ जाएंगे तो उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस नियम 2 के अंतर्गत पहला वाला एग्जाम्पल जो है वो है किसका,
ये H2O और OF2 का बता रखा है कि जो बॉन्ड एंगल है H2O के अंदर तो है 104 डिग्री और 130 मिनट। अगर हम इस H यानी बंदी परमाणु की विद्युत ऋणता को बढ़ा देते हैं, यानी हमने क्या किया, H को फ्लोरीन से रिप्लेस कर दिया। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, फ्लोरीन बंदी परमाणुओं को अपनी तरफ खींच लेगा। जो पहले बंदी परमाणु ऑक्सीजन के पास में थे, अब वो किसके पास चले गए, फ्लोरीन के पास में। अब जब फ्लोरीन के पास में चले गए तो उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ गई। जब दूरी बढ़ जाएगी तो प्रतिकर्षण कम हो जाएगा, और प्रतिकर्षण कम होने से जो बॉन्ड एंगल 104 डिग्री था, अब वो कितना हो गया, 103 डिग्री 12 मिनट हो गया। तो ये जो उदाहरण है ये स्पष्ट रूप से नियम नंबर 2 को समझाता है। और नियम नंबर 2 ये कहता है कि जैसे जैसे बंदी परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ती है, प्रतिकर्षण में कमी आती है। प्रतिकर्षण में कमी आने से बॉन्ड एंगल में भी कमी आ जाती है। दूसरे शब्दों में बताया गया है कि बंदी परमाणु की विद्युत ऋणता अगर हम कम कर देंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। वही सीधी सी बात है, उसी का रेसिप्रोकल है ये। अब ये जो पहला उदाहरण है, उसके बाद में दूसरा उदाहरण दिया हुआ है अमोनिया का। अमोनिया के अंदर बॉन्ड एंगल है 107 डिग्री और 18 मिनट। ये हमने पहले उदाहरण में भी देखा था, पहले नियम के अंदर। उसके अंदर जब ये बॉन्ड एंगल है 107 डिग्री 18 मिनट का, क्योंकि यहाँ पर बंदी परमाणु हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम होती है, तो जो लोन पेयर है, जो बॉन्ड पेयर है, वो नाइट्रोजन के पास चला जाता है और बॉन्ड एंगल इतना है। अगर हम यहाँ पर भी हाइड्रोजन को फ्लोरीन के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं, तो फ्लोरीन के बाद द्वारा रिप्लेस करने से सारा का सारा जो बॉन्ड पेयर है वो अब नाइट्रोजन की जगह किसके पास चला जाएगा, फ्लोरीन के पास में। जब नाइट्रोजन से हटकर बॉन्ड पेयर कहाँ चले जाएंगे, फ्लोरीन के पास चले जाएंगे, तो उनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी। जब बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो रिपल्शन कम हो जाएगा, रिपल्शन कम हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 107 डिग्री 18 मिनट से कम होकर NF3 के अंदर बॉन्ड एंगल 102 डिग्री का रह जाता है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि जो बंद युग्म हैं उनके बीच की दूरी बढ़ गई। जब बंद युग्मों के बीच की दूरी बढ़ गई विद्युत ऋणता के कारण, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण भी कम हो गया। जब प्रतिकर्षण कम हो गया तो बॉन्ड एंगल घटकर 102 डिग्री रह गया। तो ये वो उदाहरण हैं जो स्पष्ट करते हैं कि जैसे जैसे बंदी परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ती है, बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। बॉन्ड एंगल 107 डिग्री से घटकर NF3 के अंदर 102 का रह गया। उसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल, ये देखो NH3 का और NF3 का बता रखा है कि NH3 के अंदर जो है, NH3 के अंदर बॉन्ड एंगल 107 डिग्री का क्यों है, क्योंकि अभी जो बंद युग्म हैं वो सब नाइट्रोजन के पास में हैं। जब नाइट्रोजन के पास में है तो उनके बीच की दूरी कम है। जब ये दूरी कम है तो प्रतिकर्षण ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही हम ये जो हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस कर देते हैं फ्लोरीन के द्वारा, तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होने से ये सारे जो बॉन्ड पेयर हैं वो किसके पास चले जाएंगे, फ्लोरीन के पास में। और जब ये फ्लोरीन के पास चले जाएंगे तो इनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी। जो बंद युग्म हैं वो अब काफ़ी दूर दूर हैं। जब बंद युग्म काफ़ी दूर दूर होंगे तो उनका बॉन्ड एंगल घटकर 107 डिग्री से 102 का हो जाएगा। और ये मैंने आपको इसमें बता रखा है कि बंधित परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो ये जो नियम है ये आपको याद रखना है। या तो आप इस तरह से कर सकते हो, बंधित परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, या फिर आप कर सकते हो केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ये भी एक नियम, इसको लिखा जा सकता है इस तरह से भी। अब एक और एग्जांपल दे रखा है PCl3, PBr3 और Pi3। तो हमने देखो क्या किया है, पहला जो PCl3 इसमें क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है। जब विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल कितने का है, 100 डिग्री का ही है। तो जब हमने इससे कम विद्युत ऋणी वाला लगा दिया, यानी ब्रोमीन लगा दिया, तो बॉन्ड एंगल बढ़ गया, 100 से बढ़कर 101 हो गया। फिर Pi3 लगा दिया तो Pi3 के अंदर 102 हो गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि विद्युत ऋणता को, बंदी परमाणु की विद्युत ऋणता को हमने कम किया। जब बंदी परमाणु की विद्युत ऋणता को हमने कम किया तो बॉन्ड एंगल बढ़ गया। जो पहला हमने उदाहरण दिए थे उसका उल्टा किया। अब पहले हमने विद्युत ऋणता को बढ़ाया था बंदी परमाणु की, अब जो ये एग्जाम्पल शो किया गया है उसके अंदर हमने बंदी परमाणु की विद्युत ऋणता को घटाया। क्लोरीन से ब्रोमीन पे आ गए, ब्रोमीन से आयोडीन पे आ गए, तो बॉन्ड एंगल बढ़ गया। कितना बढ़ा, 100 डिग्री था PCl3 के अंदर, PBr3 के अंदर 101 डिग्री हो गया,
101 डिग्री 30 मिनट, और Pi3 के अंदर ये बॉन्ड एंगल 102 हो गया। तो जैसे जैसे बंदी परमाणु की विद्युत ऋणता हमने कम की, बॉन्ड एंगल बढ़ गया। यही उदाहरण स्पष्ट किया गया है AS मतलब आर्सेनिक क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड, आर्सेनिक ट्राइब्रोमाइड और आर्सेनिक ट्राई आयोडाइड के द्वारा। तो ये तीनों जो दूसरा जो एग्जांपल है उसके अंदर आप देख रहे हैं कि AsCl3 के अंदर बॉन्ड एंगल 98 डिग्री 24 मिनट का था, फिर ये जो है बढ़कर कितना हो गया 100 डिग्री और 30 मिनट का हो गया, और AsI3 के अंदर ये बढ़कर 101 डिग्री का हो गया। तो ये दोनों एग्जाम्पल ये बता रहे हैं कि बंदी परमाणु की विद्युत ऋणता को हम कम करेंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद भी है, वो अपवाद है PF3 और AsF3 के अंदर। PF3 के अंदर जब बॉन्ड एंगल को देखा गया तो PF3 के अंदर बॉन्ड एंगल कितना आया, ये तो और ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये बॉन्ड एंगल जो है वो PF3 के अंदर जो है बॉन्ड एंगल और कम होना चाहिए। जैसे ये अपन ने बात की PCl3 के अंदर बॉन्ड एंगल है 100, लेकिन PF3 के अंदर ये बॉन्ड एंगल 100 से कम होना चाहिए, लेकिन बॉन्ड एंगल कितना है 104। इसी तरह से AsCl3 के अंदर बॉन्ड एंगल 98 डिग्री 24 मिनट है, तो ये कितना होना चाहिए बॉन्ड एंगल, उससे कम होना चाहिए, लेकिन बॉन्ड एंगल कितना है 102। तो ये जो अपवाद हैं PF3 और AsF3 में बॉन्ड, ये जो बंदी परमाणु इसकी विद्युतता ज़्यादा है, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो है कम होना चाहिए, लेकिन ये कम होने की जगह ज़्यादा है। तो इसको हम नियम नंबर 5 के अंदर देखेंगे। तो ये आप 5वां जब नियम पढ़ेंगे उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि ये अपवाद क्यों आया। तो बंधित परमाणु की विद्युत ऋणता घटने पर बंद युग्म केंद्रीय परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है और इससे जो है बॉन्ड एंगल बढ़ता है। तो बंद युग्मों के बीच की दूरी ये निर्धारित करती है कि प्रतिकर्षण कितना होगा, और प्रतिकर्षण ये निर्धारित करता है कि बॉन्ड एंगल कितना होगा। तो ये नियम नंबर 2 में समझाया गया है। अब हम देखते हैं नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 सबसे इजी है और ये कहता है कि किसी भी अणु की जो मूल ज्यामिति है वो पाई बंधों द्वारा प्रभावित नहीं होती, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन संकरण में भाग नहीं लेते हैं, और जब वो संकरण में भाग नहीं लेते तो वो ज्यामिति को भी प्रभावित नहीं करते हैं। तो सामान्यतः जो एकल युग्मों की संख्या है वो इनकी आकृति को निर्धारित करते हैं, और ये आपको पता ही है कि जो रेगुलर ज्योमेट्री वो क्या क्या है, रेखीय है, उसके बाद में ट्राइगोनल प्लेनर है, उसके बाद में टेट्रागोनल है, फिर उसके बाद में ऑक्टाहेड्रल है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है, पेंटागोनल बाईपिरामिडल है। तो ये रेगुलर ज्योमेट्रीज़ हैं, और अगर इनमें अगर कोई डबल बॉन्ड भी आ जाता है कहीं तो भी इनकी ज्योमेट्री में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो डबल बॉन्ड किस तरह से अणु की ज्यामिति को प्रभावित करेगा? डबल बॉन्ड केवल मात्र बंध की लंबाई को कम कर देगा। डबल बॉन्ड से क्या होता है, बॉन्ड की लंबाई में ज़रूर कमी आती है, इसके अलावा न तो उसकी ज्यामिति में कोई परिवर्तन आता है, न उसके बॉन्ड एंगल में कोई परिवर्तन आता है। और उसके लिए उदाहरण दे रखा है POX3। एक्स यहाँ पे हेलोजेंस हैं, एक्स विल बी इक्वल टू क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन बता रखा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि POX3 का एग्जाम्पल लिया है, और POX3 के अंदर जो PO बंध है वो डबल बॉन्ड वाला है। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। बंध जरूर 5 बनेंगे, 4 जो हैं इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड होंगे और 1 इसके अंदर पाई बॉन्ड होगा। तो हमें बंध बनाने के लिए 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, लेकिन उन 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों में से 4 जो हैं वो तो सिग्मा बंध बनाने के काम आएंगे और 1 जो है वो पाई बंध बनाने के काम आएगा। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो शेप क्या होगी? शेप होगी चतुष्फलकीय। तो चतुष्फलकीय शेप है और उसके अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड हैं और 1 पाई बॉन्ड है। तो ये जो डबल बॉन्ड है PO के बीच में जो डबल बॉन्ड है, इसने इस POX3 की ज्यामिति को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया है। क्या परिवर्तन आया है? केवल जो PO बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड से छोटा होगा। तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड चूँकि पाई इलेक्ट्रॉन संकरण में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए किसी भी अणु की ज्यामिति और बंध कोण को प्रभावित नहीं करते हैं। ये नियम नंबर 3 है। नियम नंबर 3 का और भी उदाहरण बता रखा है, और जैसा कि इसमें देखो आप कि
पाई बंध जो है द्विबंध हो चाहे वो त्रिबंध हो, सिग्मा बंध से छोटा होता है और इस वजह से बंध लंबाई में परिवर्तित होता है। और यहाँ पे आपको बॉन्ड एंगल बता रखा है POX3 के अंदर क्या क्या बॉन्ड एंगल। जब फ्लोरीन होगा तो 102 डिग्री का एंगल होगा, क्लोरीन होगा तो 103 और ब्रोमीन होगा तो 106। तो ये सारी चीज़ें बता रखी है। और sp3 संकरण होने के कारण जो चतुष्फल की ज्यामिति है वो वही के वही रहेगी और उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो पाई बंध अकेला कभी भी नहीं होगा, पाई बंध के साथ में सिग्मा बंध का होना आवश्यक है। ये इसलिए 4 इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड होंगे और जो PO बंध है उसका सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से अटैच रहेगा। तो ये नियम नंबर 3 था। अब नियम नंबर 4 और 5 जो है, 4, 5 और 6 ये अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।